क्या हाल चाल है दोस्तों। काफी दिन से मैं एक टॉपिक पे काम कर रहा हूं विच इज होलोग्राफिक प्रिंसिपल। कैसे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग स्पेशली और ब्लैक होल फिजिक्स में कुछ ऐसा रिलेशन है जो कि आज तक साइंटिस्ट उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे, और रिसेंटली कुछ ऐसे पेपर्स पब्लिश हुए हैं जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और सब कुछ बदल के रख देंगे वो इन फ्यूचर। क्वांटम कंप्यूटिंग में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो क्वांटम मेमोरी होती है, जो एरर्स होते हैं क्वांटम कंप्यूटर में, जब हम कुछ कैलकुलेशंस करने की कोशिश करते हैं तो आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो एरर्स आते हैं थर्मल नॉइजेस के कारण, उसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। और बड़ी ही सरप्राइजिंग चीज़, मैं तो ऐसे रैंडमली पढ़ने की कोशिश की थी एक बार ब्लैक होल्स को, बट मेरे को ऐसा रिसेंटली पता लगा, कुछ कोई न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ बाय द वे, मैं 2013-14 की बात है, कुछ ऐसे पेपर पब्लिश हुए जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। क्वांटम कंप्यूटिंग का फ्यूचर या उसका बहुत गहरा कनेक्शन है ब्लैक होल्स के साथ, और आज वही डिस्कस करने वाले ब्लैक बोर्ड का यूज़ करके। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक होल, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन पूरा पैकेट ऑफ धमाका होगा, पैकेट ऑफ एनर्जी होगी इसके अंदर। मैं हमेशा की तरह अपनी डायरी अपने साथ लेके आया हूँ, तो इसमें से बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। जैसा कि अगर मुझे पहले से देख रहे हो, और मैं हमेशा अपने साथ एक डायरी लेके आता हूँ या कुछ पेजेस होते हैं मेरे हाथ में। अगर पहली बार देख रहे हो, मेरा नाम है राजन चोपड़ा। हम यहाँ पे बहुत सारी क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं और कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग का फ्यूचर डिफरेंट ब्रांचेस के साथ जुड़ा हुआ है। आज हमारे पास ये टॉपिक है और स्पेशली हम बात कर रहे होंगे होलोग्राफिक प्रिंसिपल की। ऐसा क्या खास है जो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रखा हूँ। मैंने दिक्कत पहले तो बता दी है, क्वांटम कंप्यूटिंग में वो एरर्स वाली दिक्कत होती है। एरर करेक्शन के लिए मतलब हमें अगर काम करते हुए 10 क्यूबिट्स चाहिए तो उसके लिए मेरे को हज़ारों और क्यूबिट्स बनाने होंगे, हज़ारों और क्यूबिट्स का यूज़ करना होगा ताकि वो मुझे 10 अच्छे क्यूबिट्स मिल जाएं, ताकि वो एरर को झेल लें। तो वही एरर करेक्शन के लिए हम यहाँ पे कैसे ब्लैक होल के साथ चीज़ों को कनेक्ट करने वाले हैं वो देखना। हाउ सीक्रेट एक ऐसा छुपा है ब्लैक होल के अंदर जो कि रिवील करने वाला है कि आने वाले फ्यूचर में हमारे क्वांटम कंप्यूटर की जो पावर होगी, वो लैंग्वेज होगी जो मैं लिखने वाला हूँ। हमें आइंस्टाइन ने बताया था कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है mc²। वी नो दैट m इज द मास ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, e होती है हमारे पास एनर्जी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस c, ये तो कांस्टेंट है हमारे यूनिवर्स का, इसको भूल जाऊं तो e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हमने ऐसी बातें सुनी है, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। मैं कुछ ज़्यादा ही लेट बना रहा हूँ तो आसपास के पड़ोसी भी निकल आते हैं इस समय, लगभग अभी समय हो रखा एक तो, लेकिन मज़ा मेरे को इसी समय आता है। आई होप कि मेरे को वो वाइब सी आती है जब सब सो जाएं तो हम जैसे लोग जागे और कनेक्ट करें और मज़ा आता है उस चीज़ में। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। वो न्यूक्लियर बॉम्ब के धमाके से हम समझ सकते हैं ना, मास कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और डिफरेंट रेडिएशंस फैल जाती हैं। उल्टा भी हो सकता है, बट हम अभी के लिए इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हमें क्वांटम थ्योरी ने हमें ये बताया है, बाय द वे दिस इज नॉट क्वांटम थ्योरी, क्वांटम यहाँ आएगी, एक हमारे पास आता है hc/λ। अभी मैं बिल्कुल क्वांटम कंप्यूटिंग या ब्लैक होल पे नहीं हूँ, अभी तो मैं जनरल फिजिक्स के बारे में बता रहा हूँ। आएंगे इन पे भी, जल्दी आएंगे, अभी बस 2 मिनट में ही आएंगे। ये हमारे पास होता है E = hc/λ। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ठीक है, सारी बातें सही चल रही थी। एक ब्लैक होल के अंदर वही रेडिएशंस फिट आ सकती हैं जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसकी श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस जितनी हो। श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस क्या होता है अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे थोड़ा और बढ़ेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के बारे में तो कुछ ऐसा सा हमें फॉर्मूला इसका दिखाई देता है। RS = 2gm/c², वेयर c इज अगेन स्पीड ऑफ लाइट। हमारे यूनिवर्स का एक कांस्टेंट है जो हमें मिल चुका है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, और ये भी हमारे यूनिवर्स का एक कांस्टेंट है विच इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। RS हमारे पास होता है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। मैं इसको साधारण भाषा में बताना चाहूँ, अगर कोई भी स्टार को मैं कंप्रेस कर दूँ अप टू दिस डिस्टेंस, अगर मैं सन को लगभग 3 किलोमीटर तक कंप्रेस कर दूं तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। वही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस हम इसे बोलते हैं। तो जो अब हमारे पास ये मान लो श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस है, हमने जितने भी एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, हमने सुना हुआ है कि एटम के अंदर सबसे ज़्यादा होता है
एम्प्टी स्पेस। अगर वो हमने सारे का सारा एम्प्टी स्पेस को हटा दिया तो पूरे का पूरा सन जो है, सारे के सारे एटम्स कोलैप्स हो गए। पूरा का पूरा जो सन है, अगर वो 3 किलोमीटर के रेडियस में हमने उसको कोलैप्स कर दिया, उसको डेंस, उसको दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, तो वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसकी रेडियस लगभग यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ सन पुट करेंगे और बाकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। दिस इज श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस बाय द वे। तो जो भी हमारे पास रेडियस में, मैं यहाँ पे एक सर्कल सा ड्रॉ कर सकता हूँ, एक स्फीयर ड्रॉ कर सकता हूँ अगर हम 3 डायमेंशन में जाएं। अभी हम 2 डायमेंशन में ही वर्क करेंगे। क्यों ही जिंदगी में और दिक्कतें डालें, पहले कम है क्या। अगर 2 ही डायमेंशन में सिर्फ हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लेटर से है एक्स एक्सिस, यहाँ पे है वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास x और y एक्सिस, या यहाँ x मान लो क्योंकि स्टैंडर्ड ही है, क्योंकि कुछ लोगों को फिर वो ADHD होगा, वो और ही खो जाएंगे कि ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा, मेरे जैसे लोग। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये हमारे पास जस्ट एक इमेजिनरी बाउंड्री है। अगर मैं किसी भी स्टार को इतना ज़्यादा कोलैप्स कर देता हूँ, इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देता हूँ, तो एक सिंगुलैरिटी फॉर्म हो जाती है, अकॉर्डिंग टू द पेपर्स ऑफ रोजर पेनरोस। रोजर पेनरोस मतलब उनका नाम नहीं सुना है तो भाई अभी फिजिक्स में बहुत कुछ जानना बाकी है। मतलब ही इज़ दी लेजेंड, लिविंग लेजेंड। तो नोबेल प्राइज विनर बाय द वे। उनकी सिंगुलैरिटी थ्योरम्स थी कि जब भी कोई स्टार कोलैप्स कर जाएगा तो यहाँ पे कुछ सिंगुलैरिटी टाइप बन जाएगी, इतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा कि जो चीज़ बचने वाली है उसकी इनफाइनाइट डेंसिटी होगी। हम नहीं समझ सकते हैं उसको, लेकिन सिंगुलैरिटी इज इनएविटेबल, बनेगी ही बनेगी। तो ये हमारे पास एक इमेजिनरी सी बाउंड्री है, ठीक है। इसके अंदर होगा जो भी ब्लैक होल वाला होगा। वी डोंट अंडरस्टैंड इनसाइड इंटीरियर ऑफ ब्लैक होल एट द मोमेंट विद 100% एक्यूरेसी। हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं, एग्जैक्ट हमें नहीं पता इसके अंदर क्या चल रहा है, बट ये है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। तो ये क्लेम किया जाता है कि जितने भी फोटोन्स इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसकी कितनी वेवलेंथ हो सकती है, इतनी। सोचो, इतनी सारी मेरे को कहानी समझानी पड़ी सिर्फ इसके लिए कि इसमें वही फोटोन्स फिट हो सकते हैं जिनकी वेवलेंथ मैक्सिमम इतनी हो सकती है, क्योंकि इससे बड़े हुए तो वो ब्लैक होल के अंदर फिट ही नहीं होंगे, ब्लैक होल के अंदर गिरेंगे ही नहीं, ठीक है, बढ़िया, ब्लैक होल के अंदर प्रेजेंट ही नहीं होंगे। दैट इज द करेक्ट वर्ड। तो अगर मैं इसकी जगह E इज इक्वल टू HC डिवाइड बाय मैक्सिमम यहाँ पे डाल दूँ, विच इज R, श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, एक इमेजिनरी बाउंड्री मेरे अक्रॉस अगर मेरे को कंप्रेस कर दिया जाए, बहुत बहुत छोटा हो जाऊंगा, माइक्रो नैनो लेवल पे शायद मैं चला जाऊंगा, बट मैं ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाऊंगा। और एक ऐसी बाउंड्री एग्जिस्ट करेगी। दिस श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस इज द बाउंड्री, जिसके बीच में क्या हो रहा है वी हैव नो आइडिया एट ऑल, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारे पास है HC/R। यहाँ पे हमारे पास आ गया टोटल एनर्जी। अगर मुझे चाहिए नंबर ऑफ फोटोन्स ब्लैक होल के अंदर कितने फिट हो सकते हैं, आ जाओ कैलकुलेट करके देखते हैं। और सीरियसली बता रहा हूँ भाई, कमज़ोर दिल क्यों, वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि अब जो होने वाला है ना, दिमाग घूम जाएगा। देखो, ये हमारे पास है N, ये हमारे पास है mc² टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एक फोटोन की एनर्जी, जितनी भी मैक्सिमम एनर्जी इतनी हो सकती है एक फोटोन की, मैंने मैक्सिमम एनर्जी से डिवाइड करा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखूं तो बन जाएगा mc², एक c से c कैंसिल भी हो जाएगा, डिवाइड बाय h। लेकिन बाय द वे, अभी मैंने बताया था श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस का फॉर्मूला ये होता है। मैं ना मास नहीं चाहता, इस फॉर्मूला में मास को हटाना चाहता हूं, मास ऑफ ब्लैक होल। मैं मास में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा RC² डिवाइड बाय 2G। अगर मैं इसमें पुट करूं तो सिंपल सी कैलकुलेशन, ये बन जाएगा R² C⁻³ डिवाइड बाय 2GH। एकदम बढ़िया चल रही थी जिंदगी जब तक हमें ये नहीं दिखाई दिया ये R² ऊपर। देखते जाओ, नंबर ऑफ फोटोन का मतलब है बाय द वे द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड दैट ब्लैक होल। अरे कितने ज्यादा फोटोन्स बीच में घेर दिए, वही तो है इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन दैट ब्लैक होल। तो ये अपने पास आ जाएगा। अगर मैं इसमें 4 पाई से मल्टीप्लाई 4 पाई से डिवाइड कर दूं तो बनेगा 4πr²। ये क्या चीज है 4πr²? अभी मैंने बताया हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। एक्चुअल इवेंट होराइजन कैसी शेप का होता होगा, स्फेरिकल शेप का होता होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो n बन जाएगा ये 4πr², तो एरिया है, एरिया c³ डिवाइड बाय 8πgh। अब ये तो कांस्टेंट्स हैं यार, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। बाय द वे दीज आर द फंडामेंटल कांस्टेंट्स ऑफ आवर नेचर। अगर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती, वैसे इसकी वैल्यू होती है रफली 6 × 10⁻³ जूल सेकेंड, बट
-34। इसका मतलब है जितने भी क्वांटम इफेक्ट्स होते हैं, वो सुपरपोजिशन जैसी चीजें हमने सुनी हुई हैं, हमने टेलीपोर्टेशन जैसी, अभी नोबेल प्राइज मिला 2025 का क्वांटम टनलिंग जैसी चीजें, वो सारी क्वांटम लेवल पे ज्यादातर हम देखते हैं इस नंबर की वजह से। ये नंबर इतना छोटा है, जीरो नहीं है, यही तो खासियत है, जीरो नहीं है, इसका मतलब क्वांटम लेवल पे दिखते तो हैं इसके इफेक्ट। ये बड़ा नंबर बहुत ही ज्यादा ही कुछ स्पेशल है, ये हमने कई सारी जगह पे देखा है, ये हमने यहां देखा है श्रोडिंगर इक्वेशन, हमने ये यहां देखा है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, h क्रॉस अपॉन h/2 पाई ऐसा कुछ, ये सारी जगहों पे हमने देखा हुआ है प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस इज द फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ आवर नेचर। बाय द वे, मैंने जब श्रोडिंगर इक्वेशन की वीडियो बनाई थी तो मेरे चैनल पे सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो वही है, बहुत सारा प्यार मिला। इस वीडियो के बाद जरूर देखना उसे, अगर नहीं देखी है तो। वहां पे मैंने पूरा एक प्लैंक्स कांस्टेंट को यूज करके पूरी श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव कर दी थी। और हमारे पास c है स्पीड ऑफ लाइट, हमारे पूरे यूनिवर्स में एक लिमिट सेट है जिससे ज्यादा तेज कोई भी मटेरियल पार्टिकल, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ट्रैवल कर सकती। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ आवर यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में किसी भी कोने में चले जाओगे, दिस g, दिस h, दिस c इज ऑलवेज कांस्टेंट। एंड अगर मैं यहाँ पे एक न्यू अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इन सबको भूल जाऊं, क्योंकि कांस्टेंट ही तो है ना, c, g, h, पाई, 8 सब कुछ। बाय द वे पाई भी आ रहा है, पाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट ऑफ आवर इन आवर मैथमेटिक्स, मैथ में बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट हम ओवरऑल देखना चाहें तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। एंड भाई यहाँ पे ना वो मतलब ऐसा भोपू बजा देना चाहिए था, वो होता है ना वो ऐसा पार्टी में बजाते हैं, वो बजा देने चाहिए थे, क्योंकि इतनी बड़ी यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है इस चीज की। जितने भी फोटोन्स, जितने भी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर है, वो ये रिजल्ट हमें क्या बताना चाह रहा है, वो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम पता लगा सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट बाय यूजिंग द वॉल्यूम बट द एरिया ऑफ इवेंट होराइजन। तुम सोच के देखो भाई कितनी खतरनाक इंटरप्रिटेशन है। अगर मैं इस छत पे देखूं कितनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फिट हो सकती है, तो तुम कहोगे कि ठीक है भैया, आप ना यहाँ पे बहुत सारी बुक्स लेके आओ और फिट कर दो बहुत सारी बुक्स, और अगर हम बाहर से आएंगे देखने के लिए तो मैं देख लूंगा कितनी नंबर ऑफ बुक्स इस जगह में, इस रीजन में, इस वॉल्यूम में प्रेजेंट है, मैं बता दूंगा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। नहीं नहीं नहीं, ये क्या बता रहा है, ब्लैक होल के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है, कितने अमाउंट ऑफ फोटोन्स है फॉर एग्जांपल, वो हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग द एरिया ऑफ इवेंट होराइजन। ये वो होलोग्राम की तरह है, मतलब 2 डायमेंशनल सरफेस पे वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कि मैं पूरी 3 डायमेंशनल रियलिटी को डिस्क्राइब कर सकूं। 1 मिनट लो, डाइजेस्ट करो इस बात को। इस समय हम जो जी रहे हैं शायद हम 3 डायमेंशनल है ही नहीं, हम तो वो 2 डायमेंशनल सरफेस की जस्ट एक प्रोजेक्शन है। उस 2 डायमेंशनल सरफेस पे शायद हम एक ब्लैक होल के अंदर हैं, जिसके इवेंट होराइजन पे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, वो सारे के सारे नुस्खे प्रेजेंट है, सच दैट वो 3D सिमुलेशन बना सके, वो 3D रियलिटी क्रिएट कर सके, जैसे होलोग्राम में होता है, जैसे वो टेप में होता है। वो देखा ना पहले आती थी कैमरा के बीच में। मैं दिखाना भी चाहूंगा एक चीज, इसका मतलब है अगर मैं सारे के सारे नंबर्स को या क्वांटम प्रॉपर्टीज को 0101 से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो मैं कुछ ऐसी पिक्चर दिखा सकता हूं, एंड दैट इज द पिक्चर जो हमने इसमें स्टार्टिंग में भी देखी थी, ये रही, दिस इज द पिक्चर। ये इवेंट होराइजन है, तो 0101 की लैंग्वेज में मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है ना कि फोटोन ही क्यों, बाकी पार्टिकल्स क्यों नहीं? अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को घेरेंगे, क्वार्क्स को घेरेंगे, या ग्लूऑन्स या और कोई पार्टिकल्स हैं, वो शायद ज्यादा फिट हो जाए, शायद हमारी बात गलत प्रूव हो जाए। बट मैं एक और चीज है मेरे पास जो मैं चाहूंगा कि एक बार जरूर सोचना आप सभी लोग, वो ये है कि फोटोन के पास तो रेस्ट मास भी नहीं होता। काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बाकी मटेरियल पार्टिकल्स के पास हैं, जैसे क्वार्क के पास, इलेक्ट्रॉन के पास, फोटोन्स के पास नहीं है। स्पेशली मास, रेस्ट मास नहीं होता फोटोन के पास। इसका मतलब है ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स फिट हो सकते हैं इनसाइड अ ब्लैक होल एज कंपेयर टू एनी अदर पार्टिकल्स, क्योंकि उनके लिए ज्यादा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ेगी। मैं इमेज दोबारा दिखाना चाहूंगा। अगर हम किसी भी सरफेस एरिया पे बिट्स को स्टोर कर रहे हैं तो ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने के लिए एज कंपेयर टू बाकी पार्टिकल्स। ये हम डायग्राम को देख पा रहे होंगे, ये सारे 0101 दिख रहे होंगे। तो इसका मतलब हमें यहां से ये दिखाई दे रहा है, अगर बाकी पार्टिकल्स फिट करते, कम पार्टिकल्स फिट होंगे, क्योंकि एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स, ज्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत हमें पड़ेगी। इसीलिए दिस इज द बेस्ट वी कुड हैव डन। फोटोन्स सबसे ज्यादा फिट हो सकते हैं और वो इतने, और उससे ही हमें पता लगा वी आर लिविंग इनसाइड अ होलोग्राम।
एंड दिस इज कॉल्ड होलोग्राफिक प्रिंसिपल। होलोग्राफिक प्रिंसिपल या होलोग्राम होता क्या है कि एक सरफेस पे, ब्लैक होल के सरफेस पे मोस्ट प्रोबेबली वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 डायमेंशनल रियलिटी, जो जिसमें हम जी रहे हैं, जिसको हम महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी हम महसूस कर रहे हैं शायद वो एक भ्रम है, शायद वो एक इल्यूजन है। हम तो टाइम इज इल्यूजन, आइंस्टाइन जो बोलते थे टाइम इज नथिंग बट इल्यूजन, शायद रियलिटी इल्यूजन है। जो पेपर पब्लिश हुआ है, जितने भी पेपर पब्लिश हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, यहां तक भी हम झेल लेंगे चीजें, ठीक है। जो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है वो सरफेस पे हो रही है एज कंपेयर टू वॉल्यूम पे, और हमारा यूनिवर्स शायद जिसमें मैं अभी खड़ा हूं, जिसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूं, जिसके कारण मैं यहां पे हूं, वो ब्लैक होल के अंदर हो। आर यूनिवर्स इनसाइड ब्लैक होल? बट ठीक है, दिस इज जस्ट अ थ्योरी। बट इसमें थोड़ा और डीप जाना चाहेंगे क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस वाले हैं, हम क्वांटम कंप्यूटर साइंस वाले हैं, तो हम इसमें थोड़ा और डीप जाना चाहेंगे। एक क्वांटिटी होती है विच इज एलपी, जिसका फॉर्मूला लगभग ऐसे होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2πc³। मतलब यहाँ पे सारे कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल हैं। GH है, हाँ, यहाँ पे c³ है, बिल्कुल है, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लैंक, ये जो प्लैंक लेंथ है ये GH डिवाइड बाय 2πc³। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूं, 2π से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, तो मैं यहां पे बना सकता हूं प्लैंक लेंथ को भी। सारी चीजें सही चल रही हैं। प्लैंक लेंथ का क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं। प्लैंक लेंथ का रफली वैल्यू होती है 10⁻⁻35 मीटर, विच इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट ऑफ लेंथ इन आवर यूनिवर्स। इससे छोटी लेंथ ही नहीं हो सकती। इसके बाद लेंथ वर्ड का ही मीनिंग खत्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द बेस्ट करंट अंडरस्टैंडिंग। एक हमारे पास प्लैंक लेंथ होती है, एक प्लैंक टाइम होता है विच इज 10⁻⁻43 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर गलत हुआ भी तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा इसको। बट प्लैंक टाइम लगभग 10⁻⁻43, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम होता है। मतलब एक थ्योरी है लूप क्वांटम ग्रेविटी, वो कहती है कि जो टाइम है वो भी डिस्क्रीट फॉर्म में, डिस्क्रीट पैकेट में एग्जिस्ट करता है, एंड द स्मॉलेस्ट पैकेट इज दिस वन। ये है हमारे पास प्लैंक लेंथ, प्लैंक टाइम, प्लैंक मास, और इन यूनिट्स को हम बोलते हैं गॉड गिवन यूनिट्स। ये प्लैंक लेंथ 10⁻⁻35 का मतलब है, जो अभी मैंने डायग्राम दिखाया था, एक ऐसे स्फीयर बन रखा था जिसपे बहुत सारे 1 0 1 0 0 1 ऐसे ऐसे लिखे हुए थे। इसका मतलब है ये स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें हमारे कंप्यूटर्स काम करते हैं। सबसे छोटी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या दे सकता हूं मैं किसी को, यस और नो, 1 और 0, ऑन और ऑफ। तो कितनी जगह पे वो फिट आएगी, इतनी जगह पे। अगर अभी भी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि ये कितना छोटा नंबर है, तो मैं जस्ट इतना बताना चाहूंगा, प्रोटॉन का डायमीटर इससे 10⁻20 टाइम्स बड़ा होता है। 10⁻20, भाई सोच के देखो, एक के आगे 20 जीरोस लगानी है, उतना बड़ा है इससे प्रोटॉन का डायमीटर। तो कितना छोटा नंबर होगा। इतनी जगह पे हम इंफॉर्मेशन, मतलब यूनिवर्स इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जो भी चीज़ ब्लैक होल के अंदर गिरेगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये माइक है, यहाँ पे एक माइक है बैकअप के लिए, तो अगर मैंने अपने माइक को छोड़ दिया ब्लैक होल के अंदर, तो ये इसके एटम्स में ब्रेक हो जाएगा। स्पेगेटिफिकेशन होता है, मतलब ये ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ब्लैक होल के अंदर कि इसको एटम्स में ब्रेक कर देगा। बट वो सारी इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, वो स्टोर हो जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ इवेंट होराइजन। मैं यहां पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के बारे में बताना चाहूंगा, एंड फाइनल फिर सम अप करते हैं अपने क्वांटम कंप्यूटिंग से। तो इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का मतलब होता है कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा जो ब्लैक होल्स होते हैं ना, वो जलते हुए कोयले की तरह हैं। जैसे कोयले में से काफी सारी रेडिएशंस निकलती हैं, वैसे ही ब्लैक होल्स के पास भी, ब्लैक होल से भी रेडिएशंस निकलती है। मैं जो समझाने वाला हूं उसके लिए मैं क्वांटम फील्ड थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उसके बिना ही हम थोड़ा इंट्यूटिवली समझ लें। मैं इक्वेशंस लिखने से बचना चाह रहा हूं क्योंकि कुछ ज्यादा ही ओवरली कॉम्प्लिकेटेड है वो इक्वेशंस। हमें पता है, हमारी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ये कहती है क्वांटम फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हमारा ये जो एम्प्टी स्पेस है, दिस इज नॉट एम्प्टी, बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मेरे आसपास से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, एटम, सब कुछ निकाल दो, जो बचेगा उसे हम आज तक बोलते थे एम्प्टी स्पेस। बट एम्प्टी स्पेस इज नॉट एम्प्टी, इट कैन नॉट बी एम्प्टी। इसमें होते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स जो पॉप आउट होते हैं, बनते हैं, खत्म हो जाते हैं, अपीयर होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, अपीयर होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन ये चीज का फायदा उठाते हैं ब्लैक होल्स। ब्लैक होल के जो इवेंट होराइजन है, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये इवेंट होराइजन के पास अगर मान लो 2 पेयर बने, एक बना फॉर एग्जाम्पल, मतलब 2 पार्टिकल बनते,
डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसा अभी मैंने बताया। एक है पार्टिकल और दूसरा है उसका एंटी पार्टिकल। सबसे पहले फंडामेंटल लेवल पे होती है कुछ एनर्जी, एनर्जी से बनते हैं पार्टिकल। अभी अभी बताया था ना, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। बिल्कुल छोटे से समय के लिए, बहुत 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 कम समय के लिए, हमें हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि फ्लक्चुएशंस एग्जिस्ट करनी चाहिए। जब तक हमारा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायलेट ना हो, इन दोनों में जो अनसर्टेनिटी है कंबाइन मिला के वो प्लैंक्स कांस्टेंट से छोटी ना हो, तब तक ये चीज वैलिड है कि दो पार्टिकल्स बनेंगे, एक पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल, और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इतने ही गिवन टाइम में। तो डायरेक्टली इनको मेजर कर पाना इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्टली नहीं हम देख पाएंगे कभी भी वर्चुअल पार्टिकल्स को, क्योंकि उतने ज्यादा कम समय के लिए बनते हैं। बट ब्लैक होल के पास एक बनता पार्टिकल, एक बनता एंटी पार्टिकल। ब्लैक होल के जो इवेंट होराइजन है इसकी विसिनिटी में, मतलब इसके आसपास बनते हैं। और क्या होता है कि ऐसा पॉसिबल होता है कि एक पार्टिकल बाहर चला जाए और एक पार्टिकल ब्लैक होल में गिर जाए। बाय द वे ये हो रहा है ब्लैक होल की ही वजह से। इसमें ब्लैक होल का ही घाटा है अगर एक पार्टिकल बाहर चला गया तो। सोचने के लिए ऐसे बोलते हैं कि एक पार्टिकल बाहर चला जाता है विद पॉजिटिव एनर्जी, एक पार्टिकल अंदर गिर जाता है विद नेगेटिव एनर्जी, जो कि ओवरऑल ब्लैक होल के मास को रिड्यूस करता है, ब्लैक होल की एनर्जी को रिड्यूस करता है। ऑल्दो ये हमने बनाई है कन्वेंशन। ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब होता है, नेगेटिव मास का क्या मतलब होता है, वो तो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को इंटरप्रेट करने के लिए ऐसा बनाया। एक्चुअल में ब्लैक होल के का ही पार्ट है जो एक पार्टिकल बाहर चला गया, एक अंदर आ गया। मतलब मेरी बॉडी में से फॉर एग्जांपल एक एटम निकला, एटम के दो पार्ट हुए, एक चला गया और एक अंदर आ गया। तो मैंने कह दिया जो चला गया उस पर पॉजिटिव एनर्जी, जो वापस आ गया उस पर नेगेटिव एनर्जी। ओवरऑल तो मेरा मास घटा ना, एक एटम का आधा एटम बाहर जा चुका है। बस वैसा ही कुछ समझ सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने कहा जितनी भी चीजें ब्लैक होल के अंदर गिरेंगी उनका कोई भी लेना देना नहीं है ये जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं यहां से। बाय द वे जो पार्टिकल बाहर जा रहे हैं ना ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से, एक अंदर गिर रहा है एक बाहर गिर रहा है। जो बाहर गिर रहा है वो रेडिएशंस की फॉर्म में, ब्लैक होल्स इवेपोरेट, तो वो इवेपोरेशन के कारण जो रेडिएशंस निकलती हैं वही है ये रेडिएशंस, ये जो पार्टिकल बाहर जा रहे हैं। एंड वी कॉल इट हॉकिंग रेडिएशंस। धीरे धीरे ब्लैक होल इवेपोरेट होते 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 एक समय आएगा जब एक्सप्लोड हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग के पेपर का भी नाम यही था, ब्लैक होल एक्सप्लोजन। उससे पहले था पार्टिकल क्रिएशन या कुछ तो ऐसा ही नाम था उनके पेपर का, बट सेकंड पेपर था ब्लैक होल एक्सप्लोजन। जो भी इंफॉर्मेशन अंदर गिर रही है उसका कोई लेना देना नहीं है हॉकिंग रेडिएशंस के साथ। बट काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं उनको ये बात पसंद नहीं है। स्पेशली एक हैं प्रेस्किल, नेम है जॉन प्रेस्किल, और एक लेनार्ड सस्किंड। इन दोनों ने कहा नहीं भाई ये तो कुछ गलती हो रही है, हॉकिंग के जो मैथमेटिक्स थी उसमें कुछ तो गलती है, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हमारी फिजिक्स की जो फंडामेंटल इक्वेशंस हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स की बड़ी ही फंडामेंटल चीज़ है विच इज़ इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन। कि इंफॉर्मेशन कैन नीदर बी क्रिएटेड, मतलब इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, ओवरऑल इंफॉर्मेशन को। यहां तो डिस्ट्रॉय हो रही है। एक समय आएगा जब ब्लैक होल ही खत्म हो जाएगा। अब ब्लैक होल ही पूरा का पूरा इवेपोरेट हो गया, खत्म हो गया, तो जो भी चीज गिरी थी उसकी इंफॉर्मेशन भी गायब। थ्योरेटिकली क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है अगर मैं इस बुक को लूं और जला दूं और इसकी राख, इसका धुआं, इसकी हीट सब कुछ इकट्ठा कर लूं, तो थ्योरेटिकली अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स मैं इस बुक को दोबारा बना सकता हूं विद द सेम इंफॉर्मेशन दिस बुक कंटेन्स। क्वांटम मैकेनिक्स अलाउ करती है इसे। लेकिन स्टीफन हॉकिंग की कैलकुलेशंस तो कह रही है ऐसा होता ही नहीं है। तो हमारी सारी की सारी क्वांटम मैकेनिक्स तो दबोची जाएगी इसमें। इसे बचाने के लिए, हमारे वर्ल्ड को, हमारी क्वांटम मैकेनिक्स को सेफ रखने के लिए लेनार्ड सस्किंड और जॉन प्रेस्किल ने काफ़ी सारे पेपर्स दिए, और उसमें हमें पता लगा कि जो ब्लैक होल, उसमें जो भी चीज़ गिरते जाओ उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है एट द सरफेस ऑफ इवेंट होराइजन, जहां से हमने लेक्चर शुरू किया था। और धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशंस में ही वो इंफॉर्मेशन बाहर निकलती है। इसका मतलब अगर मैं सारी की सारी हॉकिंग रेडिएशंस, अगर मान लो मैंने यही एग्जांपल अपनी एक शॉर्ट वीडियो में भी दिया था। मान लो मेरा एक दोस्त है संचित, और उसने क्या किया, उसने मुझे धक्का दे दिया ब्लैक होल के अंदर। अब उसको थोड़ा रिग्रेट हो रहा है, यार नहीं देना चाहिए था। तो वो क्या कर सकता है, थ्योरेटिकली वो सारी की सारी हॉकिंग रेडिएशंस को इकट्ठा कर ले। उसके अंदर अभी भी इंफॉर्मेशन है राजन की। अगर वो जितनी भी हॉकिंग रेडिएशंस है सारा का सारा सामान इकट्ठा कर ले उस ब्लैक होल का, राजन एग्जिस्ट इनसाइड दैट। दोबारा रिक्रिएट किया जा सकता है उसे, राजन को।
Theoretically it is possible, practically we have no idea, zero idea at all कि ये कैसे होगा, बट ठीक है। और इसी बीच जो स्टीफन हॉकिंग ने शर्त लगाई थी एक जॉन प्रस्किल के साथ और लेनर्ड सस्किंड के साथ कि इन्फॉर्मेशन, स्टीफन हॉकिंग ने कहा इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है और इन दोनों ने कहा कि नहीं होती। 1997 या 98 में एक पेपर पब्लिश होता है, माइल्सिएना, आई होप मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसने सब कुछ चेंज करके रख दिया। वो होलोग्राफिक प्रिंसिपल जो इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं उसका मैथमेटिकल सपोर्ट, बाय द वे वो पेपर अभी तक का सबसे ज़्यादा साइटेड पेपर है, सबसे ज़्यादा फेमस पेपर है। कमाल की बात है ना, उसने मैथमेटिकली और स्ट्रॉन्ग बनाए होलोग्राफिक प्रिंसिपल को, काफ़ी सारी थ्योरम्स, काफ़ी सारा सपोर्ट दिया कि इन्फॉर्मेशन हाँ स्टोर होती है ऑन दी सरफेस ऑफ इवेंट होराइजन। और अब अपने आए क्वांट, तो एट द एंड ऑफ द डे स्टीफन हॉकिंग ने मान लिया कि हाँ इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो हॉकिंग रेडिएशंस में ही स्टोर होकर बाहर निकलती है। तो इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स अभी की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती है। करंट अंडरस्टैंडिंग वी डोंट नो विद 100% एक्यूरेसी। स्टीफन हॉकिंग ने मान लिया था कि नहीं होती है, बट अभी तक भी रिजॉल्व नहीं हुआ वो पैराडॉक्स कि होती है या नहीं होती है। ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, ये कहानी थी इसके पीछे की। बट ये ओवरऑल से हम क्या समझ पा रहे हैं इन सारी चीज़ों से? हम ये समझ पा रहे हैं कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर जो हमारे फंडामेंटल लेवल पे शायद वो जो एनर्जी हमारे पास जो दिक्कत आ रही है कि क्वांटम मेमोरी को कैसे बिल्ड करें। हमारे पास ऐसी थर्मल नॉइजेज हैं, हमारे पास क्वांटम एरर करेक्शन कोड्स होते हैं, मतलब जैसा भी मैंने बताया ना कि जो क्यूबिट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा डेलिकेट होते हैं कि थोड़ी सी भी अगर उनमें थर्मल नॉइस आ गई या थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत आ गई आसपास के एनवायरनमेंट से, सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। उसे बचना है ना हमें। इसका मतलब है इन फ्यूचर हमें अभी मेरे ख्याल से इस पर ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। इन फ्यूचर हमारे क्वांटम कंप्यूटर को अनलॉक करने वाले हैं, उसकी एक्चुअल पावर को, उसको एक गॉड लेवल कंप्यूटर बनाने वाले हैं, अल्टीमेट कंप्यूटर बनाने वाले हैं। यही कि एक्चुअल में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सरफेस पे स्टोर होती है और उसके अंदर 3D रियलिटी क्रिएट की जा सकती है। कितनी कमाल की बात है, एक बार सोच के देखो कि अगर मेरे पास मैं एक एग्जांपल ढूंढना चाहूँगा। मेरे पास क्या एग्जांपल है मेरे आसपास? ठीक है, मेरे पास एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ये डिब्बा, इसको देख पा रहे हो? ये इसके बाउंड्री पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। एक क्वांटम थ्योरी है इसकी बाउंड्री पे। फॉर एग्जांपल कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, उन गैस के पार्टिकल्स से इमर्ज हो रहा है 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम जो इस डिब्बे के अंदर होगा। भाई सोच के देखो ना एक बार, इस सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनके बिहेवियर के कारण इसके अंदर, अगर मैं इसको अनलॉक करूं, इसके अंदर रहते हैं हम, हमारा यूनिवर्स, हमारी गैलेक्सीज, हमारे स्टार्स, सारे ब्लैक होल्स इसके अंदर। शायद ये पूरा ही एक ब्लैक होल हो जिसके अंदर बाकी के ब्लैक होल्स हों, जिसके अंदर बाकी के सारे यूनिवर्सेस हों। वी हैव नो आइडिया, दीज आर जस्ट थ्योरीज, बट द बेस्ट पॉसिबल और हमारी अभी करंट अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग दिस इज द बेस्ट वी कैन से। और यही हमें अपने क्वांटम कंप्यूटर के अंदर भी करना है। किसी तरह से इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है इन फ्यूचर कि कैसे हम सरफेस पे इंफॉर्मेशन स्टोर कराएं और उसकी रियलिटी 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल रियलिटी जो भी है इंक्लूडिंग टाइम एक्सप्लोर कर सकें। अभी तक जो भी मैंने बोला है, मैं यहाँ पे ब्रायन कॉक्स की लाइंस को कोट करना चाहूँगा। अभी तक जो भी मैंने बोला है, आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट आई हैव जस्ट सेड। तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि उस ब्रायन कॉक्स को भी समझ नहीं आया था, क्योंकि साइंटिस्ट को भी समझ नहीं आया था, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आता है ये चीज़, क्योंकि अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये जस्ट हमारी इंटरप्रिटेशंस हैं। कैसे होगा ये चीज़ क्वांटम कंप्यूटर के अंदर, वी हैव नो आइडिया। वरना तो मैं पेपर ला के दिखाता ना यहाँ पे सबसे पहले। हमें नहीं पता है, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम उस स्टेज पे हैं कि हम ये सारी इंटरप्रिटेशन को प्रैक्टिकली अचीव कर पाएँ। एंड दैट इज़ आवर फ्यूचर गोल जो हम करने वाले हैं। आई होप कि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। इसके बारे में भाई जो मैंने अभी बताया, इसके बारे में अगर और पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लड़का तुम्हें पढ़ा रहा होगा एक ब्लैक बोर्ड पे, बड़े से बोर्ड पे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और कुछ भी अगर दिक्कत है, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, मेरा तो मोटिव यही रहता है ना कि काफ़ी क्वेश्चंस आए, तो अगर कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में छोड़ना, आई विल ट्राई माय बेस्ट। वरना आपस में तुम बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लेते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।